आपको 2026 का 27 का 28 का एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी की डिमांड, यूपीएससी क्या चाहता है ये पता होना चाहिए। अगले साल के लिए कैसे तैयारी करें कोई नहीं बता रहा है। जब तक आप इस सारी चीजों को एनालिसिस नहीं करोगे आपका यूपीएससी निकल ही नहीं सकता है। आप 16 घंटे क्या 20 घंटे पढ़ते रहना, कितना ही पढ़ते रहना, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, कैसे एलिमिनेशन काम करता है, कैसे टेम्पलेट बन के आते हैं। एग्जामिनर चाहता क्या एक स्टूडेंट से, क्या दम निकलना चाहता है, क्या चाहता है स्टूडेंट पेपर ही छोड़ दे, क्या चाहता है कि स्टूडेंट बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाए, क्या चाहता है कि स्टूडेंट सिर्फ रटता ही घूमे। जैन विजर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम हुए 2 से 3 दिन हो गए और इस वीडियो को हम 2-3 दिन बाद क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे की वजह है ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आज एग्जाम हुआ है, स्टूडेंट के बिना इमोशंस को समझे हुए, बिना उसके मतलब रिक्वायरमेंट को समझे हुए और बिना यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को समझे हुए अपनी सारी चीज़ों को या तो व्यूज़ के लिए या कैपिटल के लिए काम करते रहो। पूरा कैपिटलिज्म कैसे काम कर रहा है और पूरी यूपीएससी की हर्ष रियलिटी क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये वीडियो हमें नहीं पता कितनी लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें हम हर्ट टू हर्ट बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक करने वाले हैं आपसे। वो चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि यूपीएससी में गेम क्या चल रहा है। यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, इन डेप्थ एनालिसिस की तो बहुत सारी वीडियो आ गई, लेकिन उसके माइंडसेट की कि ऐसा पेपर क्यों आया, अगले साल के लिए कैसे तैयारी करें कोई नहीं बता रहा है ना। सब अपने या तो बैचेस लॉन्च कर रहे हैं या अपने अपने वीडियोस के व्यूज बटोर रहे हैं। और इस वीडियो को पेशेंसफुली लास्ट तक देखिएगा और इसको शेयर जरूर करना अगर आपको ये जरा वैल्यूएबल लगती है तो। ये चीज़ आपको 2026 का 27 का 28 का एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी की डिमांड, यूपीएससी क्या चाहता है ये पता होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी का पेपर ऐसा क्यों आया, टफ क्यों आया, इसके पीछे की वजह क्या है ना। देखिए यूपीएससी का पेपर हुआ, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है ये हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं। जीएस और सीसेट की डिफिकल्टी का लेवल ऐसा क्यों गया था, कट ऑफ के बारे में बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर एक आइडिया दे देंगे है ना। ये एलिमिनेशन टेक्निक कितनी काम करी है, टेस्ट सीरीज कितनी काम करी है, करंट अफेयर कितनी काम करी है, जिनके लिए आप हमेशा भागते रहते हो। दूसरी चीज आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, 25 का एग्जाम से क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्या आपको लर्निंग लेनी चाहिए और जो आपके लिए रेड फ्लैग है उनको कैसे छोड़ते हुए आगे की तैयारी आप करोगे। चलते हैं, जीएस पेपर 1 हुआ है 2025 का, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ है जीएस पेपर 1। उसमें पहले जिनको नहीं आइडिया है, जिन्होंने नई वीडियोस देखी उनके लिए थोड़ा थोड़ा बता देना, और ये जिन्होंने देख भी रखी वीडियो उनके लिए भी, मतलब जिन्होंने पहले एनालिसिस वाली वीडियो रखी उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है क्योंकि हमने और ज्यादा डेप्थ में बताया कि पेपर टफ क्यों था। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी सबकी लगभग 50 से 60% एस्पिरेंट यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये फेवरेट रहता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आए तो थे लेकिन वो क्वेश्चंस टफ थे। रियल टाइम एग्जाम में बैठते हुए वो टफ क्वेश्चंस बहुत टफ थे। रीजन उसमें 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे है ना। और यूपीएससी का जो पेपर होता है एनालिटिकल बेसिस का होता है और आपको ये पता है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन वहां पे करने, और 2 भी नहीं होते वो, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 1 घंटा 50 मिनट ही होता है क्योंकि उसमें 2-4-5 मिनट ऐसे चली जाती हैं आपकी कि कभी अटेंडेंस सीट आ रही है, कभी आप फिलिंग वगैरह कर रहे हो, उन सारी चीजों में। पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, टफ आए थे, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आए थे, वो टफ थे। रीजन वैसे तो कंसेप्चुअल वाले तो ठीक थे, लेकिन जो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आप एक चीज बताइए, रियल टाइम एग्जाम में आप बैठे हुए और आपको पूरा एग्जाम का यूपीएससी का जो थीम है वो ऐसी है कि मुझे एनालिटिकल वाले बंदे चाहिए, एनालिटिकल वाले एस्पिरेंट चाहिए जो एनालिसिस बढ़िया करते हैं। फॉर्मूला रट कर या फॉर्मूला याद करके कोई नहीं जाता, किसी भी पेपर में नहीं आता है। सीसेट के लिए भले जाते हैं लेकिन इसके लिए नहीं जाते। एग्जाम टाइम कंडीशन में जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन थे जिनमें फॉर्मूले लग रहे थे वो टफ थे है ना। दूसरा 3 स्टेटमेंट वाले आ गए, इसके चक्कर में क्या वो पेपर लेंदी हो गया। जब लेंदी हो गया तो टफ हो गया, 2 घंटे मिलना है उसमें ये सारी चीजों को समझना बहुत टफ हो जाता है और यहां से गलत क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि बच्चे इन सारी चीजों को ईगो पे ले लेंगे। रीजन कि पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा है, मैं तो उसको करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने तो इसके टाइम दिया था, इसको नहीं करूंगा, मेरे क्वेश्चंस कम होंगे, अटेम्प्ट कम कर पाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चंस का लेवल टफ था, उसमें जो ऑप्शंस आए थे वो ट्रिकी थे, वो ऐसे ऑप्शंस थे कि आपको फंसा देंगे मतलब उसी में, और इस चक्कर में वो लेंदी हो रहा था। 3 स्टेटमेंट भी आ गए और जब ट्रिकी क्वेश्चंस आए आप सोचोगे कि ट्रिकी क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत आएगा ही ना, लेकिन ट्रिकी पता कैसे थे? पहले ऐसे होते थे कि स्मार्ट गैस लगा लिया, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल कर ली, या जिसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं वो काम कर लिया, स्मार्ट गैस जिसको बोलते हो, तो वो काम तो करी है लेकिन पार्शियली काम करी है, उससे आप 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे थे। पूरा जब पेपर एनालिसिस करने बैठोगे ना आपको समझ में आएगा 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे सारे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक से काम कर रहे हो, यानी एलिमिनेशन टेक्निक
पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही थी। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है? कोचिंग वाले उनको छुपाते हुए, उनको दबाते हुए आगे की दौड़ में चले गए अपने बैचेस के चक्कर में, है ना। चलो उन सारी चीजों को नहीं बता रहे, हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक काम तो करी है, पार्शियली काम करी है। काम क्या किया है, कैसे एग्जाम क्रैक होगा, एक करके देखते हैं। यानी एलिमिनेशन टेक्निक थोड़े थोड़े लेवल पर काम तो हमेशा आती है वो, लेकिन फेल भी हुई है। और एग्जाम टाइम में जब एलिमिनेशन टेक्निक एक दो फेल होने लग जाती है ना, तो अंडर कॉन्फिडेंट होने लग जाता है स्टूडेंट, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न सेट होता है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया, ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया, अगला वाला भी उसी टाइप से आने के चांसेस हैं। यानी पूरा एक थीम चलता है। आगे आपको दो ऐसे यूट्यूब चैनल बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, है ना, PYQs को लेके, और वो रिलेटिव बताते हैं आपको। बहुत नए चैनल्स हैं, आपको बताते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स आते थे, इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन आते थे, मोस्ट रिपीटेड थीम जिनको बोलते हैं, वो यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक्स थे वो बहुत कम आए हैं, बिल्कुल घट गए। और बहुत सारे टॉपिक तो बिल्कुल रिमूव कर दिए। रिमूव यानी इस साल हटा दिए। इस साल हटा दिए का मतलब वो आए नहीं, है ना। दूसरा, IR के क्वेश्चन, मैपिंग के क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन कितने कम कर दिए। टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और रामसर साइट्स, स्पीसीज, इन सब के लिए जितना डट्टा लगाता है स्टूडेंट, जितना ज़्यादा पढ़ता है, PTCI वगैरह इतनी सारी चीज़ें पढ़ता है, वो सब हटा दिया। तो यूट्यूब की पूरी सेंसेशन रहती थी, वो सारे के सारे टॉपिक आपके हटा दिए। क्यों हटा दिए? इसके पीछे की वजह है करंट अफेयर आई तो सही, आपके काफ़ी से क्वेश्चन आए और वो बहुत ज़्यादा डीप आए, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आए। ऐसे फैक्चुअल आए कि मतलब जो SSC की तैयारी करता है या स्टेट PCS की तैयारी करता है, बिल्कुल फैक्ट पे जाकर वो भी आपको याद रहना चाहिए। कैसे स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन डाल दिए, स्पोर्ट्स में कैसे डाले, हॉकी के डाल दिए, और हाँ चेस वाला वो भी आया था वो, है ना, गोकेश वाला, खो खो वाले डाल दिए, स्पोर्ट्स का डाले भी, और उसमें इतना फैक्ट के मतलब हॉकी वाली टीम ने कितना स्कोर किया था और किसको हराया था, खो खो कहाँ पे हुआ था, चलो वो ठीक है कहाँ पे हुआ था वो भी थोड़ा फैक्चुअल है, पर किसका कितना स्कोर था। इंडिया में इतना ज़्यादा लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, है ना, उनको भी स्कोर याद नहीं रहता है कि पिछले मतलब 2007 का किसका इंडिया का स्कोर कितना रहा होगा, या मतलब ये 2024 में जो वर्ल्ड कप जीते हैं इसका स्कोर क्या रहा होगा, भूल जाते हैं एक टाइम के बाद। इतना फैक्चुअल की जरूरत क्या है जब एनालिटिकल एग्जाम है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आप ध्यान देना। दूसरी क्या है, हिस्ट्री में क्या ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हिस्ट्री इजी आई है। अगर ओवरऑल दोगे तो हिस्ट्री मॉडरेट है। रीजन, जो आपका अमेक है, अमेक यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके जो क्वेश्चंस आए थे इजी थे। इजी मतलब जो पहले आते थे उनकी तुलना में, PYQs की तुलना में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुलना में इजी थे। वैसे तो इजी होते ही नहीं है, पढ़ना तो पड़ता है, बहुत टफ रहता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आपके क्वेश्चन हिल पाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो पिछले साल आपके तीन से चार क्वेश्चन आए थे, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन रिमूव कर दिया था। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस बढ़ा दिए, है ना, लेकिन उसमें भी फैक्चुअल ज़्यादा हो गए। फैक्चुअल वही कि जैसे स्टेट PCS की या SSC की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, है ना। तो एग्जाम टाइम कंडीशंस में जब बच्चा फैक्चुअल पढ़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड क्या है कि मुझे चाहिए एनालिटिकल बंदा, है ना, एनालिटिकल चाहिए, तो फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस एग्जाम टाइम कंडीशंस में गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि मैंने तो गांधी वाला टॉपिक पढ़ा है, गांधी ने पढ़ा है, तो ईगो पे लेने लग जाता है। इस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग आपके बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन से वो गलत हो जाते हैं। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है आपके पेपर को लेकर, है ना। CSET को लेकर बताएं, CSET में आपको पता है 3 सेगमेंट रहते हैं, आर्ट से यानी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ओवरऑल बताएं ना आपको, CSET का भी बताते हैं ओवरऑल। इसमें RC में जो मतलब ऑप्शंस थे वो ट्रिकी बना दिए थे, ऑप्शंस एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे थे ढंग से स्टूडेंट, है ना। और दूसरा जो अजम्पशंस आई हैं, अजम्पशंस बहुत टफ रख दिए, और हर एक पैसेज में, एक आध को छोड़कर हर एक पैसेज में आपकी अजम्पशन रखी है। पहले क्या होता था कि क्रस्ट पूछ लिया, वो ज़्यादा पूछ लिया, तो अजम्पशन कम रहती है। तो इस चक्कर में, अजम्पशन के चक्कर में ये RC आपका टफ हो गया। दूसरा मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल कैट लेवल के एग्जाम, है ना, ये भी टफ था आपका, टफ नहीं वेरी टफ था। इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे और लेंथी भी थे। आप क्वेश्चंस को पढ़ना, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होगा ना, उनको हवा भी नहीं लगती उन क्वेश्चंस की। और फिर इसमें भी गलती होती है क्योंकि स्टूडेंट ईगो पे लेने लग जाता है। हमने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बताया कि क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना होता है, कौन सा छोड़ना कौन सा नहीं, वो समझदारी होती है। रीजनिंग की बात करें, ये मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन कुछ टॉपिक आपके टफ थे। अगर ओवरऑल बात करें दोनों चीज़ों को लेके, तो ओवरऑल में GS पेपर 1 आपका वेरी टफ आया था। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बोल रहे थे कि 2023 और 24 इसके बीच में पेपर जा रहा है, लेकिन हम आपको अगर इसकी असलियत बताएं ना, एग्जाम टाइम कंडीशंस में ये जो पेपर है 2023 का जितना टफ पेपर आया था, लगभग उसी के इक्विवेलेंट है। ये रीजन वही है कि हमने जो आपको 7-8 रीजन आपको बताएं, उसी
क्योंकि आप एक चीज समझ के चलो, जब क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, है ना, उसमें 3-3 डाल दिए और 3 दिन का चलो 2-4 क्वेश्चन हो चल जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस डाल दिए तो पेपर पढ़ने में लेंदी हो गया। दूसरा, उनमें गलत होने के चांसेस भी हो गए। और तीसरा, उसका लेवल भी बढ़ा दिया, डिफिकल्टी लेवल। तो कट ऑफ कहां पे जाके रुकेगी? तो अगर कट ऑफ की भी बात करें ना, तो कट ऑफ को बताते हैं। और सी सेट का भी क्या था, इस बार जो सी सेट है ओवरऑल टफर आया है। अभी तक का सबसे ज्यादा टफेस्ट में से आपके 2022 का आर्ट्स, 2021 का आरसी आया था। 2021 में जो आरसी आया था वो टफेस्ट था, है ना। और 2023 में जो सी सेट का पेपर आया था वो टफेस्ट था। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा टफ रही हैं। इस बार का भी आप ये मान के चलना वन ऑफ द टफेस्ट है। ओवरऑल अगर दोनों पेपर की बात करें तो जीएस भी टफ आया है, काफी टफ आया है, और सी सेट भी टफ आया है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो जो 2023 की कट ऑफ गई है उससे एक दो नंबर आगे पीछे कर लो, यानी मोटा मोटा 81 कर लीजिए आप इसको, 81 +-2 ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है। यानी 83 से लेके मैक्सिमम 83-84 जाएगी और मिनिमम आपकी 78 या 78 या 79 के आसपास जाएगी, है ना। ये आपके कट ऑफ के चांसेस हैं, जो बहुत सारे आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि 90 के जाने के चांसेस हैं, 95 जाने के चांसेस हैं, या 85 जाएंगे। उतने नहीं आएंगे क्योंकि ये रियल टाइम एग्जाम में ये पेपर टफ था, आप इस चीज़ को समझ के चलिए। दूसरी चीज़, मेजर क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, एलिमिनेशन टेक्निक काम करी, गैस वर्क काम करा, तो इसका हमने आपको आंसर सीधा सीधा दिया है कि एग्जाम टाइम कंडीशंस में एलिमिनेशन टेक्निक जब काम 2-4 नहीं करती है ना तो दिमाग घूम जाता है। दिमाग घूमता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे चला जाता है, यानी स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि पढ़ के कुछ जा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैं इस ट्रिक से कर दूंगा, इस वाली थीम से कर दूंगा वहां पे। तो एलिमिनेशन टेक्निक इस वजह से कम काम करी है क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो ट्रिकी थे। 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी में 5 होते हैं, तो 4 में से कहीं 2 पे काम करी, कहीं 1 पे काम करी, कहीं एक पे भी नहीं काम कर रही, और कहीं 4 पे काम कर रही है, तो वहां अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहा है। तो एलिमिनेशन टेक्निक काम तो हमेशा करती है और ये काम करी भी है, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक या फैक्चुअल की तरफ ज्यादा चला गया। करंट अफेयर के रिसोर्सेस, करंट अफेयर के लिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, पीटीसीआई, मंथली करंट अफेयर। आपको अगर सिंपल चीज बताएं ना, पीटीसीआई बढ़िया रहता है, लेकिन आपके पास अभी से प्रॉपर समय तो मंथली मैगजीन वो पढ़ो। उससे भी ज्यादा अगर तीनों चीजों में से एक तो होगी मंथली मैगजीन, एक आपका पीटीसीआई और एक आपका न्यूज़पेपर, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका न्यूज़पेपर, क्योंकि आपकी जो नॉलेज होती है डे बाई डे आपके दिमाग में जाती है, कंज्यूम जब आप करने लगते हो, तो ये करंट अफेयर की ज्यादा रीस्टोर अच्छी होती है। क्वेश्चंस यहां से न्यूज़पेपर से बढ़िया आते हैं, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर की तरफ ज्यादा जाइए, सेकंड प्रायोरिटी मैगजीन की तरफ रखना, लेकिन न्यूज़पेपर के साथ में मैगजीन कर रहे हैं तो एक कॉम्बो बढ़िया है। और डेली अपना करंट अफेयर के लिए 1 घंटा न्यूज़पेपर के लिए और आधा घंटा मैगजीन के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, 1.5 घंटा बहुत होता है। बात करें टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज का उतना ही रोल होता है कि हम प्रैक्टिस करने लायक हो जाए, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, और जो थोड़े से गूगली क्वेश्चन आ रहे हैं, बाउंसर आ रहे हैं, यॉर्कर आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैं एग्जाम टाइम में हाइपर ना हूं, उनको देख के डरू ना। तो टेस्ट सीरीज का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना इसको समय देना, ना बहुत ज्यादा इसको समय देना, और एलिमिनेशन टेक्निक को भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि तीनों को समय तीनों को देना है। एक आपको वो फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे आपके मतलब पूरा दिमाग हिल जाएगा कि ये पूरा चलता कैसे है, एग्जाम कैसे क्रैक होता है और क्यों क्रैक नहीं होता है। तो आपको इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे रह गए, इसी पे रह गए, इसी पे, इसको बहुत कम स्टैटिक से भी काम चल जाता है, इसको भी समय दो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, और यहां से तो क्वेश्चन करने होते हैं, इसको भी पढ़ते चलो साथ के साथ। लर्निंग्स क्या रखनी है 2026, 27 और 28 वाले स्टूडेंट्स को? देखो, कोचिंग्स के बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम ये देख ले रहे हैं इस वीडियो से आप सीख क्या रहे हो। पहला कि इस पेपर से आपको क्या सीखना चाहिए कि यूपीएससी कभी भी अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर सकता है, क्वेश्चंस का पैटर्न है चेंज कर सकता है। कभी वो ये डाल देता है 1 ओनली 2 ओनली, कभी पेयर वाले क्वेश्चन डाल देता है, कभी पेयर के साथ में फैक्चुअल चीजें डाल देता है कि कौन कौन सा किस डिपार्टमेंट से है, कौन कौन किस किस का अधिकारी है, कौन कौन किस किस का चेयर पर्सन है, कौन कौन सा इंडियन आईआर मैपिंग वगैरह वो सारी चीज डाल देता है। यानी मैपिंग वाले डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, स्टेटमेंट वाले डाल सकता है, तो पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप जो भी तैयारी करके जा रहे हो वो सॉलिडिफिकेशन के साथ में करके जाओ। दूसरी चीज, सब्जेक्ट का वेटेज कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। एनवायरमेंट हमेशा 15, 16, 17 क्वेश्चन, 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आते थे, 7-8 क्वेश्चन है इस बार, 8 क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन आने के चांसेस है सब गए। मॉडर्न हिस्ट्री के पिछली बार 2-3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, इस बार देखो मॉडर्न हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन हो गए। तो ये सारी चीजें। और दूसरा, यानी पैटर्न को, यूपीएससी क्वेश्चंस के पैटर्न को और वेटेज को कभी भी कम ज्यादा कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरी चीज, अब यूपीएससी का पेपर जो है बहुत ज्यादा फैक्चुअल की तरफ जा रहा है, यानी ये पेपर फैक्चुअल भी हो गया है। अब इस चीज को कैसे एनालिसिस करोगे? 2023 का पेपर देखो, फैक्चुअल मतलब ऐसे जो एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही थी, क्वेश्चंस काम कर रहे थे, नॉलेज काम कर रहे थे, जिनको आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसमें
फैक्चुअल काम करा था 2023, 24 और 25 को एनालिसिस करना, आपको समझ में आ जाएगा ये यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। इसके पीछे का अगर माइंडसेट समझे तो हमें ये लग रहा है कि अब जो हम सबके जो मतलब मेमोरी है रील्स या इंस्टाग्राम के चक्कर में शॉर्ट टर्म होती जा रही है, जो मतलब अटेंशन का स्पैम है बहुत ज़्यादा छोटा होता हुआ जा रहा है, याद करने की कैपेसिटी घटती हुई जा रही है। तो यूपीएससी ट्रिक कर रहा है इस चीज़ में कि अब मैं फैक्चुअली पूछूंगा, क्योंकि ये एग्जाम को टफ बनाएगा, क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच तो रखना ही पड़ता है और ब्रेन रोटिंग भी चल रही है। दिमाग इतना ज़्यादा शॉर्ट्स देख के या रील देख के या इधर उधर की बातों करते या छोटा छोटा जो डोपामिन चाहिए होता है, छोटे छोटे चीज़ों पर मजा चाहिए होता है, उनको देखते हुए याद करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा यूपीएससी फैक्चुअल भी जा रहा है, तो इसको भी आपको लर्निंग में कंसिडर करना है। यूट्यूब पर जो बहुत ज़्यादा वायरल सेंसेशंस होती हैं पैटर्न को लेके, थीम को लेके कि ये आएगा ही आएगा, अगर वो चीज़ें यूट्यूब पर आपकी नज़र में चली जाती है ना, तो यूट्यूब उसका पूरा वेटेज घटा देता है। देखो, आप इस चीज़ को कमेंट में बताना, इस चीज़ को अगर आप रिलेट करते हो। आपने बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक वाली वीडियो देखी होंगी इस बार, और इस बार इतने सारे क्रिएटर्स, हमने लगभग बहुत सारे चैनल्स को एनालिसिस किया और देखा, कोई एलिमिनेशन टेक्निक लेके आ रहा है, कोई सबसे ज़्यादा पीवाई को लेकर आ रहा है, कोई शॉर्ट नोट्स लेके आ रहा है, कोई टीचिंग को लेकर आ रहा है, कोई सिर्फ ये बता रहा है कि आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स ये वो। मतलब सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है, हम उस सारी चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उन सारी वीडियोज़ के कमेंट में ये देखा होगा जहाँ एलिमिनेशन टेक्निक वाली होगी या जो हैक वगैरह होंगे, तो कि इस वीडियो को प्राइवेट कर दो, या यूपीएससी कहीं इस वीडियो को ना देख ले, कहीं शॉर्ट ट्रैक वाली वीडियो को ना देख ले, कहीं यूपीएससी क्वेश्चन चेंज ना कर दे। तो हाँ, कर दिया, यूपीएससी ने वो सारी चीज़ें देख ली, नोटिस कर लिया। यूट्यूब पर जो ज़्यादा सेंसेशन बनता है 1-2 साल चलता है, उसके बाद में हट जाता है, और ये चीज़ें फिर आएंगी 3-4-5 साल बाद फिर आएंगी। इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस होता है। आपके पीवाईक्यूज और आपका स्टैटिक पार्ट, यही आपका किंग है। ऐसा नहीं है ये जो वायरल जो टॉपिक्स थे ये हट जाएंगे, आगे फिर आएंगे ये, लेकिन 2-3-4 साल बाद। हो सकता है अगले साल भी कुछ कुछ पूछ ले, तो हमें ना ऐसा करना कि बिल्कुल छोड़ देना है, ना ऐसा करना सिर्फ यही करना है, बीच का कॉम्बिनेशन है ना। हमने यहाँ पे 2 चीज़ लिखी है, एक लगा है पीवाईक्यूज, यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और आपका स्टैटिक पार्ट। अगर आपने इन दोनों को कर लिया तो आपका यूपीएससी में मतलब क्रैक करने के चांसेस आपके पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। पीवाईक्यूज मिनिमम 10 साल के तो आप करना, जिनको ऑप्शन बाई ऑप्शन आपको डिकोड करना है ना। और दूसरा, अगर आप चाहते हो तो 30 साल तक भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो स्टैटिक पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस जो 80% तक पूछे जाते हैं, उनका स्टैटिक पार्ट डेप्थ में कवर होना चाहिए। बाद बाकी के जहां से कम पूछे जाते हैं उन 20 पार्ट्स को भी आपको कंसीडर करना है, क्योंकि कहां से इजी क्वेश्चन पूछ दे कोई पता नहीं, कहां से टफ क्वेश्चन पूछ दे पता नहीं। टफ वालों को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से इजी वाले ना छूटें। यानी जो 80% जो आपका मेजर सेक्शन होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप डेप्थ में क्लियर करो विद पीवाईक्यूज। यही आपका यूपीएससी क्रैक करने का पूरा सोल्यूशन है। आगे और भी सारी लर्निंग सेंस को लेके, तो पहले ये बताते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है जो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं। देखो, इसका एक आपको सोल्यूशन देते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि सिर्फ 35 पेज में या 50 पेज में पूरी इकोनॉमी खत्म, हिस्ट्री खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। उस चीज़ की हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं, वो समझ लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, 1 शॉट वीडियोज़ हैं, बहुत सारी मैराथन वीडियोज़ हैं। आपने देखा होगा 1 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, या वो खत्म। देखो, वो सारी चीज़ें ना 1 घंटा लगता है उसमें, 1 घंटे के लिए वो कई सारी घंटे की मेहनत करके आते हैं, और वो कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे हम ये स्लाइड बना के लेके आ रहे हैं ना, आपके सामने ये वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होगी, 20-25-30 मिनट की होगी, हमें नहीं पता कितनी आने वाली है ये, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उन सारी वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। स्लाइड पहले से बना के लेके आते हैं, तो हम बिल्कुल ये बताने वाले हैं, हम बिल्कुल आपसे ये कहना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखते हो कि शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट ये हो जाए, यहाँ से मैंने जल्दी कवर कर लिया, उनको आप उतना तवज्जो दो कि वहाँ से 80% जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं मैं वो कवर कर ले रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में भी मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। या तो मैं पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, या मैं स्टैटिक पार्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, या मैं टेस्ट सीरीज में एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, या मैं उस चीज़ को मल्टीपल कई बार उसको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन के तौर पर पढ़ने के एफर्ट डालूंगा। कहने का मतलब है उन सारी चीज़ों को वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं और आपके लिए घातक भी हैं। घातक कब है कि आपने सोचा कि 1 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, हो गया काम, कभी नहीं होगा। एनालिटिकल बुद्धि चाहिए, और अब तो फैक्चुअली मांग रहा है। एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल दोनों का कॉम्बो हो गया यूपीएससी। यानी वहां से 80% टॉपिक्स को आप कवर कर लो, लेकिन उसका एक बैलेंस बना के चलो। सब्जेक्ट्स, एक चीज़ और,
जो क्वेश्चन जैसे मान के लो आपके यूपीएससी में 7 आपके सब्जेक्ट रहते हैं, उनको अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट में भी तोड़ोगे तो 14-15 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उन 14-15 सब्जेक्ट्स में से हो सकता है 3-4 सब्जेक्ट आपको अच्छे ना लगे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ना अच्छी लगे, हो सकता है इकोनॉमी अच्छी ना लगे, किसी को हो सकता है एनवायरमेंट अच्छा ना लगे, किसी को हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा ना लगे। तो उन सारे सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट ट्रैक अपना सकते हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट ट्रैक काम नहीं करेगी, सारे सब्जेक्ट के लिए मैराथन काम नहीं करेगा, सारे सब्जेक्ट के लिए आप सोचोगे कि मैं वन शॉट देख के चला जाऊं, शॉर्ट नोट्स पढ़ लूं, काम नहीं करेगा। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उनके लिए आप बैलेंस बना सकते हो, सेलेक्टिव चीज को आप 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो कर सकते हो, यानी 80% उसका जो आने वाला सेक्शन है वो। दूसरा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पिछली वाली स्लाइड में हमने आपको बताया बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने करंट अफेयर पर और अपने टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज वाली जो वीडियोस में हम बताते रहते हैं, जब जब आती रहती हैं, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज की जगह पर आपको ज्यादा ध्यान किसमें देना है, वो है आपका पीवाईक्यूज। करंट अफेयर की जगह पर ज्यादा ध्यान किसमें देना है, स्टैटिक। सी सेट कहता है गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। सी सेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम से 15-20 दिन पहले पढ़ रहे हैं, 8 दिन पहले पढ़ रहे हैं, 7 दिन पहले पढ़ रहे हैं, और किसी की वीडियो देख के सोच रहे हैं कि एग्जाम में हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा के देगा ना, आप कैलेंडर का पढ़ के जा रहे हो, कैलेंडर इजी होता है, रिलेशन पढ़ के जा रहे हो है ना, ब्लड रिलेशन इजी होता है, नंबर सिस्टम का बहुत सारे टॉपिक इजी रहते हैं, ऐसे वहां पे क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज आएगी आप समझ ही नहीं पाओगे। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आरसी पढ़ के जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो सी सेट कहता है मिनिमम से मिनिमम मुझे 100 घंटे तो भाई पढ़ने के लिए दो। यानी अगर लास्ट का 1 महीने भी आप पढ़ रहे हो ना, 1 मंथ भी आप अगर पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे डेली उसको चाहिए, तब आपका सी सेट क्लियर हो पाएगा मिनिमम, है ना। और अगर आपका सी सेट और वीक है तो आप 150 घंटे दे सकते हो, और ज्यादा वीक है तो 200 घंटे। यानी सी सेट के लिए आप 150 से 200 घंटे अपने बचा के रखो। आपको सी सेट को इज्जत देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तभी पास होगा, वरना यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जिनका जीएस का स्कोर तो बहुत अच्छा जा रहा है, सी सेट में फेल हो रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस #सी सेट करके जरूर लिखना, ताकि दूसरे स्टूडेंट को उससे सारी चीज से लर्निंग मिले। इस वीडियो का आप एंड तक बने रहोगे तो आपको 3 वो चीज बताने वाले हैं जो आपको YouTube पर भी कोई नहीं बताया अभी तक, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट तक बने रहना, है ना। आगे बताते हैं चीज को। देखो, एक चीज है, हमारा दोस्त भी था जो एग्जाम देके आया था, फिर उससे हमने थोड़ा डिस्कशन किया इन सारी चीजों को लेके, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक्सट्रीम में चला जाता है। उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वाली स्लाइड को हमने जानबूझ कर डाला है। वो कह रहा था कि भाई जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सबका ऐसी हवा निकल जाती है, कोई कुछ नहीं हो पाता है, और यूट्यूब वाले सब ऐसे ही हैं। तो ऐसे नहीं कि हम खुद यूट्यूबर हैं या हम खुद मेंटर हैं, यूपीएससी के मेंटर हैं, यूपीएससी में सारे, इस वजह से नहीं। एक्सट्रीम में जाना किसी चीज में गलत है। आप बोलोगे कि सिर्फ मैं कोचिंग कर लूं, है ना, तो मेरा यूपीएससी हो जाएगा, गलत। आप बोलोगे मैं कोई कोर्स ले लूं मेरा यूपीएससी हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तीसरा, आप बोलोगे सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके मेरा यूपीएससी हो जाएगा, गलत। आप बोलोगे मेरा यहां पे गलत है ना, कि मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ के चला जाऊं, नहीं होगा। आप बोलोगे सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के चला जाऊं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के चला जाऊं तो भी नहीं होगा। और आप बोलोगे सिर्फ मैं एलिमिनेशन बेसिस पे चला जाऊं तो भी नहीं होगा, लेकिन फिर होगा कब? तो ये सारी चीजें हमने बोला, सिर्फ आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज से हो। अगर हमारे पास उसमें से कोई चीज नहीं है तो उसको पाने की कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं मिल रही तो उसको लीव करो। जैसे कोचिंग हमारे बस में नहीं है, मान के चलो मेरे पास पैसे नहीं है, छोड़ दो। कोई मैं कोर्स नहीं ले पा रहा हूं, छोड़ दो। लेकिन जो बाद बाकी की चीजें वो तो एलिमेंट मुझे डालने पड़ेंगे ना। यूट्यूब पर इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट पड़ा हुआ आप देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर खराब कंटेंट भी है। कैसे फिल्टर करना है वो समझदारी होती है, टाइम के साथ आती है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रखना है। भले आप कोचिंग कर रहे हो, पीवाईक्यू आपको लगाने पड़ेंगे, भले आपने कोई कोर्स ले लिया एलिमिनेशन, फिर भी आपको सीखनी पड़ेंगे। यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यानी कहने का मतलब इन सारी चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन कर दोगे, इसको 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 और इसको जब ऐड कर दोगे, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे हमारा दोस्त ही बोल रहा था कि यूट्यूब खराब है सिर्फ, या ये वो कर लिया, ऐसे नहीं। सबका कॉम्बिनेशन बनाओ, मुझे किस किस को कितना तवज्जो देना है, कितना तवज्जो नहीं देना है, किस किस के कितने कितने मतलब किससे मेरा कितना काम हो जाता है। जैसे किसी को पीवाईक्यूज बिल्कुल ही नहीं आते तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, किसी का स्टैटिक पार्ट पुअर होता है तो उसको फैक्ट ज़्यादा रटने पड़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। किसी को एक बार से पढ़ने में स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अंदर अंदर फैक्टर होते हैं, लेकिन मोटा मोटे तौर पर सबको कॉम्बिनेशन लेकर आप चलोगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, कॉम्बिनेशन लेके चलोगे। दूसरी चीज़, अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कि यूपीएससी के जो कोचिंग्स है उनकी कुछ रियलिटी आपको पता रहनी चाहिए।
आपने देखा भी होगा कि एग्जाम क्रैक हुआ, कैसी कैसी वीडियोज आपके सामने आई। उनको हम ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, और यूट्यूब पर जो जितने सारे यूट्यूब से बहुत सारी कोचिंग चली हैं उनको भी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। कम से कम उन्होंने उन ऑफलाइन कोचिंग की मोनोपोली तो तोड़ी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दादा या बाप समझते थे, है ना। तो हम उन सारी चीज़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर गलत है वो गलत बोलना पड़ेगा। देखो, ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको रियलिटी बताएं, आप ये देखना ऑफलाइन कोचिंग में जो आप अपना कॉस्ट देते हो उसका बेनिफिट रेशियो कितना आता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जितना पैसा डाल रहे हो वहां से कितना आउटपुट आ रहा है। दूसरी चीज, जब भी एग्जाम हुआ है क्या वो आपको पैटर्न एनालिसिस करना बताते हैं? क्या वो ये बताते हैं कि कैसा पैटर्न के साथ में एग्जाम आ जाए? और इसको तो आगे हम और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। वो कितना आपको एफर्ट देते हैं। हमने ये देखा है कि जितनी प्रोमिनेंट कोचिंग है ना, जितनी बड़ी बढ़िया कोचिंग है, यहाँ पर बढ़िया पैसा जाता है, वहाँ के टीचर्स अब या तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना नहीं चाहते हैं, ना वो पैटर्न एनालिसिस कर पा रहे हैं इतने सालों में, ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट देना चाहते हैं। एक क्या है, टाइम इनपुट रेशियो, मतलब टाइम कितना आप दे रहे हो उसका इनपुट और आउटपुट। कोचिंग में आप समय देते हो, फिर घर पे आके पढ़ते हो, बहुत सारा समय चला जाता है, तो वो रेशियो, यानी ऑफलाइन कोचिंग में ये बहुत ज़्यादा पुअर हो गया है। ऊपर से आपने ये तो देखा ही होगा कि सारी कोचिंग किसी न किसी नाम पर लूट रही हैं। हम ये नहीं कह रहे सारी कोचिंग खराब है, हम ये नहीं कह रहे कि सारी कोचिंग अच्छी, हम ये कह रहे हैं कि जो जो खराब है उनको आप फिल्टर करके सेलेक्टिव चीज़ से फिर यही वाली चीज़ें इस्तेमाल करो कि सबका कॉम्बिनेशन बना के आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है ना। तो ये ऑफलाइन कोचिंग में है कि लूट रहे हैं लेकिन रियलिटी नहीं बता रहे। रियलिटी आपको अगली वाली स्लाइड में मिलेगी, इस वाली स्लाइड में, तो उसके लिए रुकिए। अब बात आती है कि सर ऑनलाइन कोचिंग ऐसी कर रही है क्या? ऑनलाइन कोचिंग इनसे तो बेहतर है ना, क्योंकि उनका प्राइस कम है, क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी है, अपना पूरा जी जान लगा के आते हैं, पूरा जोर लगा के आते हैं, और मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो कभी कोचिंग में आपको 10-10 साल में नहीं पता पड़ती हैं। एक चैनल बता रहे हैं आपको, क्या नाम है, ISX, है ना। इसको हमने रिसेंटली देखा था, शायद 3-4 दिन पहले। इस चैनल का जो मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने अपनी आईडी को ज़्यादा बताया नहीं है, बहुत शानदार चैनल है ये, है ना। इस चैनल ने बता रखा है कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्या माइंडसेट होता है क्वेश्चन बनाने के पीछे, कैसे एग्जामिनर सोचता होगा। और जो पिछले 10-10 साल में 15-15 20-20 साल से कोचिंग चलती हुई आ रही है, उनके ना टीचर्स बता पा रहे, ना वहाँ के मेंटर बता पा रहे, ना वहाँ के पूरी टीम बता पा रही। यानी कहने का मतलब है जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है, पैसा दे रहे हो, वो कुछ नहीं बता पा रहे। कहने का मतलब जिस चीज के लिए आपने कोचिंग को पैसा दिया है, जिस ऑथेंटिसिटी को देखते हुए आप गए हो, वहां से वो नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोचिंग में लूट रही है। और आप इस चैनल को विजिट करना, ISX को। यहाँ पर उन्होंने जो कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें उनके आईडी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता ही, लेकिन हम इस चीज़ को आपको बोलेंगे, उनके चैनल पर जाकर आप विजिट करना, बहुत शानदार कंटेंट है। आपको पता पड़ेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, कैसे एलिमिनेशन काम करता है, कैसे टेम्पलेट बन के आते हैं। हमने उनके कई सारी वीडियोस को फिर बाद में देखा, एनालिसिस किया, और उनकी एक दो वीडियो हमने ये भी देखा था कि उनके कंटेंट को चोरी करके अपने पेड कोर्सेज बनाए जा रहे हैं कोचिंग्स के द्वारा, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, या बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो अदर यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं बिना उनको क्रेडिट दिए हुए, उनके कंटेंट को चोरी करके अपना कंटेंट बना के बेच दे रहे हैं। और एक और चैनल था, अगर आपको बताएं तो, एक तो ये, दूसरा काउंटर कोचिंग, पूरा नाम था उसका काउंटर कोचिंग, पूरा शायद क्रूशेड नाम है आगे करके, काउंटर कोचिंग क्रूशेड। तो इन दो चैनल्स को आप फॉलो करना। पहला वाला चैनल बताएगा कि कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं एग्जाम टाइम कंडीशन में, कैसे माइंडसेट होता है। दूसरा बताएगा कि पीवाईक्यूज को डिटेल में एनालिसिस, कीवर्ड्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है। इन दोनों को अपने एनालिसिस करना आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, और अगर आप अच्छा लगे तो थैंक मी लेटर, है ना। चलो अब बात करते हैं यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उनके बारे में बात कर ले रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट तो आपके लिए फ्री है और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए पेड है। देखो, यूट्यूब पर जितने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होते हैं, या यूट्यूब वाले टीचर्स होते हैं, या जो कोचिंग के टीचर यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं, कुछ कंटेंट बहुत शानदार होता है, वहां से पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात हमने आपको बताया था ना कि सबका कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो यूट्यूब पर जितना बड़ा फायदा है ना, उतना बड़ा नुकसान भी है। अगर आपके अंदर समझदारी है, आप अच्छे कंटेंट को पढ़ रहे हो, आपको पता है कि पीवाईक्यूज कहां से बन के आ रहे हैं, तो यूपीएस यूट्यूब से आपके लिए बढ़िया है। लेकिन आप सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट हो जा रहे हो, आप पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो, आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में चले जा रहे हो। आप कह रहे हो कि सिर्फ मैं 50 पेज पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 50 पेज पढ़ के प्रीलिम्स हो जाएगा, 50 पेज पढ़ के मेंस हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आप इन सारी चीज को समझो कि यूट्यूब के बाद में आपको अपना बुक्स पढ़नी पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। बुक्स भी नहीं पढ़ेंगे तो एटलीस्ट नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज तो लानी पड़ेगी। तो सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। मेंटरशिप साथ में ले सकते हो, हमारी मेंटरशिप है, उसको भी आप लेना चाहो तो अगले महीने से हम स्टार्ट करेंगे, उसको भी आप ले सकते हो, उसको लॉन्च कर देंगे जब भी करेंगे। और दूसरा क्या, यूट्यूब पर बहुत सारा पेड कंटेंट भी है।
देखो पेड कंटेंट में बहुत सारे ऐसे मतलब चैनल्स भी आ गए हैं जो बढ़िया बैचेस लॉन्च भी कर रहे हैं, प्राइस भी कम है। तो कहने का मतलब पेड वालों में आप क्वालिटी थोड़ा देख लेना, क्वालिटी मेजर्स उनके कैसे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे पेड बैचेस आ गए हैं। तो हम पेड बैचेस में ये देखना कि सर हवा तो नहीं है उसमें, दम भी हो, समझ के लेना, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं इस चीज़ पर। देखो आप एक चीज़ समझिए और खुद से इस चीज़ को सोचिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हुआ 25 आपका मई को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 9:30 से 11:30 बजे की शिफ्ट, 11:30 बजे के बाद में कितने सारी कोचिंग में ये सारी चीज़ें करी हैं। कभी आप चाहे ऑनलाइन को ध्यान में रख लो या ऑफलाइन को ध्यान में रख लो, उन्होंने आपके लिए कितना सोचा, उन्होंने अपने लिए सोचा, उन्होंने आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट समझा, एक ऐसा समझा कि आप कंज्यूमर हो, व्यूज आते रहे या पैसा आता रहे, व्यूज आते रहे पैसा आता रहे। ऐसी कोई कोचिंग बता दो जिसने ये सोचा हो कि ऐसा पेपर आया है तो ऐसा पेपर क्यों आया है। आप उसको पेपर को डिकोड करो, उसके एग्जाम पैटर्न को डिकोड करो कि क्वेश्चंस ऐसे क्यों फ्रेम किए जा रहे हैं, उनके ऑप्शंस इतने जो आंसर्स हैं उतने ट्रिकी क्यों हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर पूरा चाहता क्या है, माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, एग्जामिनर चाहता क्या है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट के रिसोर्सेज हैं, क्या अगर कोई बताएगा भी नहीं कि हमारे इस बुक से आ गया, हमारे इस नोट से आ गया, उनसे ये पूछो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, एनसीईआरटी को या स्टैंडर्ड बुक को या उनके कोचिंग के नोट्स को, तो वहां से कितने क्वेश्चन आ गए और उसमें कितना, एक और स्लाइड आ गए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है, उनका लेवल कितना रहा है क्वेश्चन का। कहने का मतलब क्या उन्होंने पेपर को एनालिसिस किया कि ये टफ आया है तो क्यों टफ आया है, इसके ऐसे क्वेश्चंस क्यों बनाए। एग्जामिनर चाहता क्या एक स्टूडेंट से, क्या दम निकलना चाहता है, क्या चाहता है स्टूडेंट पेपर ही छोड़ दे, क्या चाहता है कि स्टूडेंट बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाए, क्या चाहता है कि स्टूडेंट सिर्फ रटता ही घूमे। तो ये सारे काम किसके होने चाहिए। आज यूपीएससी का पेपर हुआ है तो ये सारे काम कोचिंग वालों के होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, या जो यूट्यूब पर बढ़िया कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं वो कैसी वीडियोस बना रहे हैं कि भैया हम पेपर को फर्स्ट लुक दे रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये रहा, आंसर की वाली वीडियो देख लो, हमारा आंसर की आ गई और इसमें भी शॉर्ट नहीं है, कुछ गलत भी हो सकता है, जल्दी से जल्दी लेके ले आ रहे हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, क्वेश्चन एनालिसिस करे नहीं, पैटर्न देखा नहीं, बच्चों का माइंडसेट समझा नहीं, सिर्फ अपने या तो कैपिटलिज्म के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, पॉपुलरिटी के चक्कर में ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी बना दो। बच्चे जो जिस फोमो में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन सारी चीजों का फायदा उठाओ, उनके इमोशंस का पूरा फायदा उठाओ, अपना पूरा धंधा करो, उनको कंज्यूमर बना दो और अपने नए नए बैचेस लॉन्च करो। हम देखो बैचेस के खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए अल्टीमेटली फायदे करते हैं, लेकिन एक दो दिन, 2-4 दिन का गैप तो लो, बच्चे को कम से कम दिमाग के लिए शांति तो दो, कम से कम। चलो वो भी नहीं देनी है आपको, इस वाले पोर्शन पे तो काम करो कि भैया ऐसा पेपर क्यों आया है, ऐसे एग्जामिनर क्या चाहता है, उसको टीचर ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकता है एस्पिरेंट। आप एक चीज बताइए कमेंट में, उसको अच्छे से वो एनालिसिस कर सकता है जो उसमें पूरे दिन काम कर रहा है, जो उसके लिए पूरा एनालिसिस दे रहा है, जिसके लिए वो पढ़ा रहा है, जिसके लिए वो पैसे ले रहा है, जिसके लिए उसकी ऑथेंटिसिटी है, जिसके लिए उसकी पहचान है। तो ये काम कोचिंग वालों के होने चाहिए, कोचिंग वालों की टीम के होनी चाहिए। और बना रहे हैं वो ऐसी वीडियोस कि भैया फर्स्ट लुक देख लो, फर्स्ट इंप्रेशन देख लो हमारा, और ये हमारा कट ऑफ ये जा रही है या नए बैच लॉन्च हो गए। भैया उनसे पूछो कैसे ऑप्शन जा रहे हैं, एग्जामिनर चाहता क्या है, माइंडसेट क्या है, यूपीएससी चाहती क्या है, एग्जामिनर मतलब ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने के पीछे क्या सोच रहा होगा, क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, तब बनाओ डिटेल वीडियो। जो कहने का मतलब आपको बताया ना, एक पेपर है, ठीक है, जीएस का एक पेपर एनालिसिस करने में कम से कम 10 घंटे लगने चाहिए, 10 घंटे एक पेपर को एनालिसिस करने में, जिसके ऑप्शन बाई ऑप्शन आपको पता रहे। हर एक कोचिंग वालों को ये करके देना चाहिए, तभी आंसर की बढ़िया निकल के आएगी। हम ये नहीं करेंगे सबके आंसर आ जाएंगे, हो सकता है 2-4-5% 2-4-5 क्वेश्चन 2-4-5% आपके नहीं आ पाए, लेकिन इतने घंटे अच्छे से एनालिसिस कर तो लो, तब तो आप डिटेल में बताओ। और आपने अगर इतना कर लिया तो हर एक ऑप्शन को बताओ कि ये वाला क्यों नहीं था, उसके आंसर्स को एलिमिनेट कर करके बताओ। आप भले 10 वीडियो बना दो, 10 नहीं 5 वीडियो बना दो, 2-2 घंटे की वीडियो बना दो या 10 घंटे की एक वीडियो बना दो, हर एक ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को 5-5 10-10 मिनट दो और बताओ कि भैया ये सही है तो ये क्यों सही है, गलत है क्यों सही है, तब जाके बच्चे को फायदा होगा ना। एग्जामिनर इस सोच के आपको, ये सोचते हुए क्वेश्चन को बनाया होगा, एग्जामिनर ये चाहता है आपसे, आपको इतना करंट पढ़ना है, इतना स्टैटिक पढ़ना है, इस बैलेंस के साथ में पढ़ना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारी कोचिंग से ये फायदा हुआ है, और अपनी कोचिंग का तो प्रमोशन भी नहीं करना चाहिए इसी जगह पर, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं। तो कहने का मतलब जो एक पेपर को जब आप एनालिसिस करते हो 10 घंटे लगते हैं अच्छे से एनालिसिस करने में, उसके पीवाईक्यूज को समझने में, 10-10 घंटे की वीडियो डालो। इनको करने के लिए मैराथन डालो, लेकिन इनके लिए नहीं, क्योंकि इनके लिए समय लगता है। दूसरा, बहुत सारे कोचिंग आपने देखे होंगे, कोचिंग देखे होंगे या आपने कोर्सेज देखे होंगे या बहुत सारे बोले कंटेंट देखा होगा कि भैया मेरी कोचिंग से आया है, हमारे कोर्स से आया है। इसमें आपको 2 चीज कंसिडर करनी है कि उनसे ये पूछो कि उन्होंने कितना कंटेंट पढ़ाया है ना, कितना उनका कंटेंट था।
कितने नंबर ऑफ वीडियोस थी, कितने नंबर ऑफ कंटेंट का पेज, कितना मतलब नोट था उनका। दूसरा, वहां से कितना परसेंट मेरा आया है। तो इस चीज का जब एनालिसिस करोगे ना, तब आपका इनपुट आउटपुट रेशियो निकल के आएगा। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, मान के चलो मैंने इकोनॉमी का, चलो इकोनॉमी का एग्जांपल छोड़ते हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकता है। पॉलिटी का, मैंने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी के किसी के मैंने 100 पेज के नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, और उसने 10 वीडियो बनाई, और यहां से मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सब चीज क्लियर हो गया, और ये 10 वीडियोस मेरी 2-2 घंटे की थी, मेरा 20 घंटे में और मेरा ये पूरा कंटेंट कवर हो गया, यानी 100 पेज और 20 घंटे। और एक टीचर बना रहा है, वो क्या कर रहा है, करीब करीब 400 घंटे के आसपास का लेक्चर ले लिए, है ना, और कम से कम कंटेंट 700-800 पेज का है। यहां से मेरा 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, यहां से मैं 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, यानी 19-20 का फर्क पड़ रहा है। आप ये देखो कि इनपुट और आउटपुट रेशियो किस में ज्यादा है। आप ये सोचोगे नहीं सर वो तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा है। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस है ना, जो पेपर है, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, जर्नल 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 जनरल स्टडीज का पेपर है ये। कोई पीएचडी नहीं करनी है इस पर, मास्टरी नहीं करनी है। पेपर 1 में भी लिखा हुआ है जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर आपके मेंस में लिखा हुआ है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। हर एक पेपर की आपको पीएचडी नहीं करनी है, सबके बारे में जनरल जानकारी रखनी है कि यहां से क्वेश्चन आता है तो मैं कवर कर लूं। और एक चीज समझ के चलना, अगर कोई टीचर पूरे साल किसी बैच को पढ़ा रहा है ना, उसमें तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। फिर वो टीचर क्लेम करे कि मेरा इतना आया, उसमें ये देखना कम से कम 80% हिट रेशियो है या नहीं। 80 से 90%, 80% मान लो हिट रेशियो अगर उसका है, क्वेश्चन उसके पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट से आए, ये नहीं थीम से आ गए, थीम नहीं, कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट उसके आगे, तो उस टीचर का एनालिसिस, उसका जो ब्रेन का सिस्टम है, और जो उसको टीचर को रीड कर पा रहा है, जो एग्जामिनर है उसको रीड कर पा रहा है, तब वो ठीक माना जाएगा, उसका कंटेंट तब भी बढ़िया माना जाएगा। अब बात आती है यूपीएससी चाहता क्या है। यूपीएससी चाहता है कि मुझे किताबी कीड़ा वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जिसका दिमाग जिंदा हो, जिंदा दिमाग। हम कोशिश करेंगे 2 सीरीज लेके आएंगे, एक तो जिंदा दिमाग कि आपको अपना कैसे एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में क्वेश्चंस को सोचना है, कैसे समझना है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या स्टैटिक कंटेंट पढ़ रहे हैं तो, यानी अपना दिमाग जिंदा कैसे करें, चाहे वो स्टडी के मामले में हो या फिजिकल मामले में हो। आपका जब तक दिमाग जिंदा नहीं रहेगा ना, आप 16 घंटे क्या 20 घंटे पढ़ते रहना, कितना ही पढ़ते रहना, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्रैक उसका होगा जो भले चाहे 8 घंटे पढ़ रहा हो या रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहा हो। हमने पहले भी कई बार बताया, यूपीएससी का सिलेबस उसकी लिमिटेशन खुद बताता है। यूपीएससी का सिलेबस कहता है कि आपका अगर दिमाग जिंदा है ना, आप मुझे अपने 8 से 10 घंटे दो डेली, मैं 8 से 10 महीने में कवर हो जाऊंगा। 3 से 4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो जाती है अगर आपका दिमाग जिंदा है तो, वरना 1 साल में भी नहीं हो पाती है। दूसरा, मेंस की तैयारी भी 3 से 4 महीने में अच्छे से हो जाती है अगर आपने उसके लिए अच्छे से पढ़ा है तो, लेकिन मेंस में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब 10 महीने का अगर आप स्लॉट लेके चल रहे हो तो आपका यूपीएससी की तैयारी 10-10 घंटे पढ़ के हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आपका दिमाग जिंदा हो, यानी एनालिटिकल पावर अच्छी हो, सोचने की पावर अच्छी हो, रट्टाफिकेशन ना हो, शॉर्टकट ज्यादा ना हो। कुछ शॉर्टकट ले सकते हो, कुछ सब्जेक्ट में सब में नहीं चलेंगे। दूसरा, यूपीएससी का एग्जामिनर चाहता है कि जो भी एस्पिरेंट है उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, जो चीजों को देख रहा है उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान के चलो इस स्टूडियो में हम अपने वीडियो बना रहे हैं, तो कौन सी चीज क्या है, ये क्या है, एलईडी क्या होती है, लाइट क्या होती है, और मैं सामने देख रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ तो सीएनजी क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, रॉकेट में कौन सा वो फ्यूल पड़ रहा है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे, है ना। जनरल अवेयरनेस, जो आंखों के सामने मैं चीजों को देख रहा हूं उनके बारे में मुझे कितनी माइन्यूट डिटेल्स पता है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा घुस जाना है। एग्जामिनर के माइंडसेट से क्या वो ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, यस, ये वाले पूछ सकता है, नो। इतनी जब तक आपके अंदर थिंकिंग आ गई और आपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर लिया तो आप समझ लो आप एक अच्छे लेवल पर जा चुके हो तैयारी के। यानी जो जनरल अवेयरनेस है ना, उसमें आपकी ग्रेट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। रोड पर खड़े हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जो रोड पे मतलब आप खड़े हो किस टाइप का रोड है ना। कहीं पे सिग्नल है तो सिग्नल का मीनिंग क्या है, गाड़ी आ रही है तो गाड़ी किस टाइप के कैसे कैसे गाड़ी होती है, फ्यूल क्या पड़ता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको खुली रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इसीलिए हमने बोला जिंदा दिमाग। ये वो चीजें हैं जो आपको यूपीएससी के मतलब पेड मेंटरशिप में भी आपको नहीं पता पड़ती हैं। जो बड़े बड़े बैचेस हैं ना जिनमें लाखों की फीस ली जाती है, वो भी आपको नहीं बताते। वो कहते हैं भैया पढ़ो, टेस्ट लगाओ, घसीटा मारो। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया नहीं रहेगी, ग्रेट ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगी, तब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आप इस चीज को गांठ बांध के रख लेना, इसका ताल्लुक इसी से है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन दो कि जनरल जो चीजें हैं वो समझ ले, दूसरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, किस किस टेम्पलेट को मुझे फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। जब तक आप इस सारी चीजों को एनालिसिस नहीं करोगे आपका यूपीएससी निकल ही नहीं सकता है।
एक अटेम्प्ट हो जाए, 2 अटेम्प्ट हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कितने भी हो जाए, जब तक आप इस एनालिसिस को नहीं करोगे। और वो वाला तुमने आपको बता दिया कि आपकी आंखों के सामने दुनिया में जितनी सारी चीजें देख रहे हो, है ना, उनका एक ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। आप एक सिविल एस्पिरेंट बन रहे हो, आपको समझ में आनी चाहिए, सामने वाली चीजों को स्कैन करके पता पड़ जाए, है ना, थोड़ा दिमाग को जिंदा रखना पड़ता है। और यूपीएससी भाई इस चीज को आप समझ के चलना, फर्स्ट अटेम्प्ट का गेम नहीं है। यूपीएससी कहता है मुझे 3 से 4 साल दो। 3 से 4 साल कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल से 8 से 10% एस्पिरेंट का होता है, 8 से 10%। उनमें से फिर बाद बाकी के 90 से 92% का सेकंड अटेम्प्ट में होता है। तो एक साल तैयारी का, एक साल एक अटेम्प्ट फेल गया वो, और दूसरा कभी हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में आपके जो मार्क्स हैं ज़्यादा अच्छे ना आए हों, इंटरव्यू कॉल ना हो, या हो सकता है इंटरव्यू कॉल भी होगी तो आपके मन माफिक जॉब ना मिले, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो 3-4 साल तो मिनिमम चाहिए, वो भी कौन सी है? डेडिकेटेड। अगर आप इसमें ढील छोड़ दोगे तो ये 5-6 साल हो जाएंगे। तो यूपीएससी इन सारी चीज़ों को मांगता है। और दूसरा कहता है कि भैया रेडी फॉर प्लान बी, यानी हो सकता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएं फिर भी आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि हर साल 150, 200, 150 आईएएस बनते हैं, 180 आईएएस और फिर आईपीएस वगैरह। तो आपका उसमें नंबर आएगा नहीं आएगा, तो कितने आपको उसमें लकी हो, लक फैक्टर मायने रखता है। तो प्लान बी के लिए भी आप रेडी रहो। और यूपीएससी कहता भी भैया फेल तो हो गई, रेडी टू फेल एंड रेडी टू प्लान बी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं ये वाला जो ऑनेस्ट टॉक है ना, आपको अच्छा लगा होगा, और वो चीज़ें आपको पता पड़ी होंगी जो शायद यूट्यूब पर आपने अभी तक ना सुनी हो। और ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत सारी चीज़ें इनमें से नहीं बताई जाती हैं, कई सारी हमने स्लाइड आपको वैसे दिखाई। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ऐसी वीडियो आगे और चाहते हो आप, है ना, तो या तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को देख लो, है ना, और दूसरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करना, क्योंकि तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा कि भैया ऐसी वीडियोस बनाएं। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स खिलाफ हो जाती हैं और हमारे साथ ही क्रिएटर्स भी खिलाफ हो जाते हैं कि भैया ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो, कि थोड़ा एक्सपोज हो जाता है। तो और आप यूपीएससी की तैयारी जरूर से करना चाहते हो, इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो बेनिफिशियल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।